हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीट डेटा। आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है क्योंकि डिलीट डेटा आपके लिए लेके आया है प्रॉक इंपोर्ट से एक्सेल फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं सैस सॉफ्टवेयर में। तो चलिए चलते हैं हमारे सैस सॉफ्टवेयर के ऊपर। रुको रुको, सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले हमारा एक काम कर दो भाई। क्या है हमारा काम? सबसे पहले आपको जो करना है वो वीडियो के नीचे एक लाइक वाला बटन दिख रहा होगा आपको, उसको प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, हमें फॉलो करते रहो। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर और सीखते हैं कि एक्सेल फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक इंपोर्ट। सबसे फर्स्ट हमारे पास 3 कीवर्ड का होना जरूरी है। कौन से हो? सबसे पहला है प्रॉक, उसके बाद इंपोर्ट, उसके बाद डेटा फाइल, और इसके बाद हमें देना है इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन देने के बाद राइट करोगे डबल कोट। 2 डबल कोट देने के बाद इन 2 डबल कोट के बीच हमें क्या करना है? हमें इनके बीच एक एक्सटर्नल फाइल का लोकेशन पेस्ट करना है, वह फाइल जो हम सास सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाहते हो। तो हमारे केस में हम कौन सी फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं? इस वाली एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एरो आने के बाद हमें राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिंपल से यहाँ से इस लोकेशन को करना है कंट्रोल सी से कॉपी, और इस विंडो को क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। और इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी नीड्स हमें पड़ती है। सबसे पहला कीवर्ड से आउट नाम का कीवर्ड। आउट के बाद इक्वल टू देना है। आउट नाम का कीवर्ड क्या करता है? जो इस एक्सटर्नल फाइल से डेटा आएगा वो शायद सॉफ्टवेयर में कहाँ पे स्टोर होगा, उसका लोकेशन हमें आउट और इज इक्वल टू के बाद बताना पड़ता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ डेटा सेट का नाम, F11 में रख देता हूँ डेटा सेट का नाम। अब क्या होगा? F11 नाम का डेटा सेट बनेगा। अगर मैंने डायरेक्टली, आप सबको पता है, अगर डायरेक्टली आप सास में डेटा सेट का नेम देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट वर्क लाइब्रेरी में जाता है, ठीक है। इसको हम सिंगल लेवल नेमिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कीवर्ड का यूज होता है DBMS। DBMS इज इक्वल टू क्या लिखना होता है? DBMS मतलब कौन सी फाइल है हमारे पास। हमारे पास अगर एक्सेल फाइल है, ये देखो मैंने एक्सेल फाइल का लोकेशन पेस्ट किया ना, तो DBMS लिखोगे एक्सेल SX, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे CSV फाइल का लोकेशन पेस्ट किया होता तो DBMS लिखते CSV, तो ठीक है। वैसे ही स्टाटा फाइल के लिए अलग है, SPSS फाइल के लिए अलग DBMS वैल्यू है। तो अब हम एक्सेल फाइल की बात कर रहे हैं तो DBMS क्या होगा? एक्सेल SX। जब जब एक्सेल फाइल हम इंपोर्ट करेंगे तो DBMS वैल्यू क्या होगी? एक्सेल SX, ठीक है। यहाँ तक आ गए। उसके बाद सेमीकोलन करना है। यहाँ पे लिखेंगे रन स्टेटमेंट, और रन स्टेटमेंट लिखने के बाद सिंपल हम कर देंगे रन, ठीक है। अभी देखो, रन करने के बाद हमारा डेटा सेट जा चुका है वर्क लाइब्रेरी में। मुझे कैसे अंडरस्टैंड हुआ कि डेटा सेट वर्क लाइब्रेरी में गया है? देखो यहाँ से आप है ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे क्या दिया है, वर्क दिया है, उसके बाद डॉट, और F11 क्या है? डेटा सेट का नेम है। इसको हम कहते हैं डेटा सेट का नेम, ठीक है। F11। अगर मैंने कहा था डायरेक्टली, अगर आप डेटा सेट का नेम देते हो तो बाय डिफॉल्ट किस में जाता है? वर्क लाइब्रेरी में। सच में गया है क्या? चेक करके भी दिखाता हूँ आपको। हम जाएंगे लाइब्रेरी सेक्शन में, यहाँ पे करेंगे इसको एक्सपांड। एक्सपांड करने के बाद और नीचे जाना है, वर्क को करेंगे फिर से एक्सपांड, फिर से और नीचे जाना है। देखो F11 आ चुका है वर्क लाइब्रेरी में, ठीक है। अभी अभी ना इसमें एक और ऑप्शन होता है रिप्लेस नाम का। इसका यूज क्या है? सिंपल सी बात, अभी हमने कौन से डेटा सेट को वर्क लाइब्रेरी में लाया? F11 नेम के डेटा सेट को। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक है। अभी हम देख लेते हैं F11 डेटा सेट में क्या क्या है। देखो, एज डिपार्टमेंट नेम स्कोर वाला जो डेटा सेट है वह है F11। बट अगर मैं ऐसा चाहता हूँ, फिर से रिप्लेस ऑप्शन का यूज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। यही कोड को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, सेम कोड को आपको एक्सप्लेन करने के लिए रिप्लेस ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। सेम कोड को नीचे मैंने पेस्ट किया।
अभी मैं क्या चाहता हूँ, इस वाले लोकेशन को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। इस वाले लोकेशन को हम क्या देते हैं, ये जो डीएसपी वाले एक्सेल फाइल है ना, इसका लोकेशन देखो, जिस फाइल का लोकेशन यहाँ, वह चला जाएगा F11 वाले डेटा सेट में, ठीक है। अब मैं डीएसपी डेटा सेट का लोकेशन देता हूँ, समझने के लिए सिर्फ डेटा सेट का लोकेशन में चेंज करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी से कर देंगे कॉपी, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। अभी जिस फाइल का मैंने लोकेशन पेस्ट किया वो डीएसपी फाइल है, ठीक ठीक है। और यहाँ पे भी F11 है, जो F11 डेटा सेट है इस फाइल का है, यह डेटा सेट वर्क लाइब्रेरी में जा चुका है, बट यह जाता है क्या, हम देखते हैं। हम रिप्लेस ऑप्शन देखना चाहते हैं, इसीलिए वो मैंने यूज किया, ठीक है। यह डेटा सेट दूसरा वाला नहीं जा पाया, क्यों नहीं जा पाया, देखो यहाँ पे देखते हैं हम। ये थोड़ा इत्मीनान से देखना, इंपोर्ट कैंसल्ड, आउटपुट डेटा सेट वर्क डॉट F11 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये देखो क्या हुआ यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, यह वाला कोड हमने रन किया, तो F11 डेटा सेट जा चुका था वर्क लाइब्रेरी में, ठीक है। लाइब्रेरी सेक्शन को अभी एक्सपांड भी करके दिखाता हूँ। देखो लाइब्रेरी सेक्शन को, थोड़ा सा रुक जाओ मेरे भाई, थोड़ा सा वेट करो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब F11 वाला डेटा सेट, ठीक है, ये देखो ये वाला F11 वाला डेटा सेट, देखो वर्क लाइब्रेरी में क्या है, F11 वाला डेटा सेट वर्क लाइब्रेरी में है, ठीक है। अभी F11 वाला अगर डेटा सेट वर्क लाइब्रेरी में है, तो सेम नाम अगर आप दूसरे डेटा सेट को लाओगे और आउट इज इक्वल टू सेम नेम दोगे, तो सेम नेम के डेटा सेट एक लाइब्रेरी में नहीं रह सकते, ठीक है। इसमें आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक क्लासरूम है हमारे पास, ठीक है, एक क्लासरूम है कहीं तो, जिसमें राज नाम का स्टूडेंट है, उसके बाद वहां पे सैम नाम का स्टूडेंट है, राम है, ठीक है। इस क्लासरूम का एक रूल है, सेम नेम के स्टूडेंट इसमें नहीं हो सकते। अगर दूसरा कोई राज नेम का स्टूडेंट क्लासरूम में आना चाहे, तो इस राज की रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस राज की रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तभी ही दूसरा राज यहाँ पे आ पाएगा। मतलब क्या, पहले वाले राज को आउट करना पड़ेगा, फिर से ही हम इस राज को एंट्री दे सकते हैं। सेम यहाँ पे होगा, अगर F11 ए वाला डेटा सेट इसमें अवेलेबल है और सेम नेम का डेटा सेट आप यहाँ पे लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पहले वाले की रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी और उसकी जगह एक नया डेटा सेट वहां पे फिट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये किससे होता है, ये रिप्लेस ऑप्शन से पॉसिबल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाता हूँ भाई, रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन यूज किया हमने, सॉरी क्या मिस्टेक कर दी हमने, रिप्लेस ऑप्शन यूज किया, स्पेल्ड मिस्टेक हो गई थी गाइस। तो करते हैं इसको फिर से रन, अभी डेटा सेट हमारा चले जाएगा वर्क लाइब्रेरी में। देखो भाई नया डेटा सेट आ गया, क्या हुआ यहाँ पे ट्विस्ट आया, तो आप देखो, देखो मेरे भाई क्या हुआ यहाँ पे, जो पहला वाला था ना वो F11, अभी आपको भी दिख रहा है कि ये नया डेटा सेट है। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, ये जो F11 था, जो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे लाया था, तो उसके वेरिएबल भी अलग थे, इसमें एक ही वेरिएबल है। वो जो डेटा सेट था पहला वाला F11, रिप्लेस ऑप्शन ने उसको रिप्लेस कर दिया पुराने वाला F11 को, और उसकी जगह नया F11 उसने रीराइट कर दिया, ओवरराइट कर दिया। दैट इज सिंपल गाइस, दैट्स इट, ओके। इसके बाद आपको रिप्लेस ऑप्शन तो क्लियर हो चुका हो, अभी इसमें कुछ कीवर्ड एंड ऑप्शन है, वो भी हम देख लेते हैं। तो जिसका मैं जिक्र करूंगा वो सबसे फर्स्ट है गेट नेम्स वाला, ठीक है। गेट नेम्स क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एक्सेल फाइल के ऊपर। मैं आ गया एक्सेल फाइल पे। अभी जो एक्सेल फाइल पे आप देख रहे हो, नेम, एज स्कोर एंड डिपार्टमेंट, ये जो पहला रो है, ये जो रो है वो एज अ हेडर जब हमें वर्क करवाना है किसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एज अ हेडर मतलब क्या, इसको अगर SaaS सॉफ्टवेयर में वेरिएबल, एज अ वेरिएबल सॉफ्टवेयर ट्रीट करेगा, ऐसा आपका मानना है, तो आप यूज करोगे गेट नेम्स इज इक्वल टू एस एंड देन सेमीकोलन। बट ये जो चीज है ये SaaS सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन आता है गेट नेम्स
इज इक्वल टू नो। अगर आपने गेट नेम्स इज इक्वल टू नो ऑप्शन का यूज किया तो क्या होता है, सैस सॉफ्टवेयर है जो फर्स्ट रो है इसे एज ए डेटा कंसीडर करेगा, मतलब इसे रो ऑब्जर्वेशन नेम एज स्कोर डिपार्टमेंट, इसको क्या मानेगा सॉफ्टवेयर, एज अ ऑब्जर्वेशन, एंड उस केस में वेरिएबल बना देगा, इन ए बी सी डी इनको क्या बना देगा, वेरिएबल बना देगा। यहां से ही वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन उठाएगा और इनको बना देगा वेरिएबल और इनको बना देगा ऑप्शन। देखो हम चलते हैं अभी सैस सॉफ्टवेयर पे, क्या होता है देखते हैं, सच में ऐसा काम होता है क्या। ठीक है, अभी अभी हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अभी हम यूज करते हैं, इसको सेमीकोलन देना होगा। अभी हम यूज करते हैं, पहले विदाउट गेट नेम्स में आपको रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो विदाउट गेट नेम्स हमने रन किया तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे नेम एज स्कोर एज अ वेरिएबल आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। गेट नेम एस नहीं भी दिया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाते हैं, तो ठीक है। अभी हमें क्या करना है, मैं आपको गेट नेम्स नो ऑप्शन का यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी गेट नेम्स इज इक्वल टू, अगर मैंने नो दिया तो ध्यान रखना जो वेरिएबल है वो फर्स्ट रो ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो वेरिएबल है वो फर्स्ट रो में आएगा और वो एज अ ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, एक्सेल फाइल में भी आपको कहा था, ये सारे पहले वेरिएबल थे, गेट नेम इज इक्वल टू नो यूज करने से पहले, ये अभी हमारे ऑब्जर्वेशन में चेंज हो चुके हैं डिपार्टमेंट। एंड मैंने वहां पे बोला था ये जो ए बी सी डी है ना, एक्सेल से ही उठ के आए हैं और यहाँ पे बन गए वेरिएबल, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी चलते हैं हम फिर कोडिंग विंडो पे, गेट नेम्स इज इक्वल टू एस देना मतलब क्या, वही यार, गेट नेम एस नहीं भी दोगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट एज ए वर्क करता है, जैसे कि फर्स्ट रो को ही वो वेरिएबल मानता है। देखो गेट नेम्स एस दो या ना दो, क्वेश्चन सिर्फ ये होता है कि नो वाला, अगर आपको जब ये नेम एज एंड स्कोर को एज अ वेरिएबल नहीं मानना, उसको एज अ डेटा, जैसे अंजलि का ऑब्जर्वेशन का रो है वैसे ही नेम एज को मानना है, तो आप गेट नेम्स इज इक्वल टू नो ऑप्शन का यूज कर दो, तो ठीक है। इसमें और एक ऑप्शन होता है शीट वाला ऑप्शन, ठीक है। शीट वाला जो स्टेटमेंट है ना वो किस काम के लिए आता है, देखो शीट इज इक्वल टू कब काम में आता है, इसके लिए मुझे आपको ले जाना होगा फिर से एक्सेल फाइल के ऊपर, ठीक है। मैंने बताया था भाई एक्सेल फाइल क्या होता है, एक्सेल फाइल मतलब एक तरह का वर्कबुक है। इस वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ शीट्स, कलेक्शंस ऑफ एक्सेल शीट्स माने वर्कबुक, ठीक है। अभी इसमें दो एक्सेल शीट्स हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी जब मैंने वहां पे फाइल का लोकेशन दिया तो इस पूरी फाइल का ही लोकेशन दिया होगा, जो डेटा फाइल के आगे मैंने जो लोकेशन दिया तो इस पूरी फाइल का ही लोकेशन दिया होगा। बट क्या हुआ कि उसने बाय डिफॉल्ट सिर्फ पहला वाला ईएमपी डेटा ही लिया, इसी डेटा को तो इंपोर्ट किया है ईएमपी डेटा को, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सीट लेता है सैस सॉफ्टवेयर। बट हमें एक ऑप्शन अवेलेबल कर देता है सैस सॉफ्टवेयर शीट नाम का, इससे आप शीट्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जब आप प्रॉक इंपोर्ट से जब आप प्रॉक इंपोर्ट से एक्सेल वर्कबुक को सैस में लाते हो तो एक शीट एक ही टाइम पे आ पाती है, ठीक है। तो इसके लिए शीट्स वाला जो ऑप्शन है इस पे अगर मैंने लिखा होता हेल्थ डेटा, इस शीट का नेम यहाँ पे देता शीट इज इक्वल टू एंड सेमीकोलन से एंड करता, तो वहां पे यह वाली शीट्स अपलोड हो जाती, कहाँ पे, सैस में। और जहां भी मैंने आउट इज इक्वल टू लिखा वहां पे कौन जाता, हेल्थ डेटा। चलो भाई करके देखते हैं। देखो शीट को लिखता हूँ हेल्थ डेटा, इस शीट का नाम लिखा, सेमीकोलन से एंड किया, फिर करते हैं रन। देखो मेरे भाई इस बार क्या आया, इस बार हेल्थ डेटा वाला जो डेटा था वो आ गया, आप चेक कर सकते हो। देखो अंजलि गणेश सुमित है जो इंडियन नेम से ईएमपी डेटा में थे,
और हेल्थ डेटा में है, सारे इंग्लिश नेम हेल्थ डेटा में थे। आ गए क्या वो, क्यों आए, क्योंकि हमने शीट इज इक्वल टू ऑप्शन में हेल्थ डेटा किया। ध्यान में रखना बाय डिफॉल्ट अगर आपने शीट ऑप्शन का यूज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट सैस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट शीट होगी, जो फर्स्ट शीट में डेटा सेट होगा वही बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो ठीक है। और एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है डेटा रो, वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें फिर से जाना होगा एक्सेल शीट पे। आ गए हम एक्सेल पे और देखते हैं भाई ये डेटा रो क्या होता है। अगर आपने डेटा रो इज इक्वल टू अगर 2 दिया तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 और डेटा स्टार्ट होगा अलाइस से, ठीक है। अगर आपने डेटा रो इज इक्वल टू 3 दिया तो काउंटिंग फिर से यहाँ से होगी 1 2 3 और डेटा स्टार्ट कहाँ से होगा, इस बार इस बॉब वाले से स्टार्ट होगा। अभी करके देखते हैं। अभी मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ। अगर आपने डेटा रो इज इक्वल टू लिखा 5 तो डेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से स्टार्ट होगा डेटा, ठीक है। आपको इतना समझना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अभी सॉफ्टवेयर पे एक्चुअल करके देखते हैं भाई। आपको प्रूफ भी मुझे दिखाना पड़ता है हर बार, ठीक है। अभी सिंपल बात, यहाँ पे इस स्टेटमेंट के नीचे एक और लिख लेते हैं रो डेटा रो इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 3। बॉब वाला रिकॉर्ड आया है, फिर से एक्सेल फाइल में जाके चेक कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यही फाइल थी वो, ठीक है। देखो 1 2 3 डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर से हम अभी 6 इस बार 6 कर दे, हम इस बार अभी 6 करके देखते हैं, ठीक है। अभी हम करके देखेंगे डेटा रो को 6, इसको कर देते हैं भाई डिलीट। डेटा रो इज इक्वल टू 6 का यूज करके देखते हैं अभी क्या होगा। जरा आप बताओ, डेटा रो इज इक्वल टू 6 किया तो कहाँ से डेटा हमें डिस्प्ले, ये देखो ये जो हेडर है ना, हेडर एज इट इज दिखेंगे, बट ये जो डेटा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से काउंटिंग हमें स्टार्ट होना दिखाई देगी। ये जो ईवा नाम है ये किसका है मेरे भाई, एक्सेल शीट में चलते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 से, देखो 6 से डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप समझ चुके होंगे कि डेटा रो इज इक्वल टू ऑप्शन क्या करता है, यहाँ पे 7 होता तो सिंपल बात है इस फ्रैंक से सारा वाला डेटा स्टार्ट होता। फिर से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ क्योंकि कोई डाउट ना रहे, हमारे स्टूडेंट के बीच कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे करते हैं अभी 7 करने के बाद फिर से डेटा को करेंगे, सॉरी फिर से कोड को करेंगे रन। कोड को रन करने के बाद क्या भाई, फ्रैंक से स्टार्ट हुआ था जैसे हमने एक्सेल में काउंटिंग किया, यहाँ से देखो 7 नंबर पे फ्रैंक है तो फ्रैंक से स्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर से हम चलते हैं हमारे साथ सॉफ्टवेयर में, चलते हैं कोडिंग विंडो पे। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर रहे थे हम प्रॉक इंपोर्ट मेथड से। इतने सारे स्टेटमेंट इसमें है, इतने सारे ऑप्शन है। आपको ध्यान में एक ही बार रखना है कि ये जो आउट डीबीएमएस रिप्लेस है यह पार्ट सारा प्रॉक इंपोर्ट का है और गेट नेम शीट डेटा रो यह सारी अलग अलग स्टेटमेंट है। देखो